ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++ को हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें से आज हम देखने वाले हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन C++ को, जिसमें हम देखेंगे कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है, हमें ऑपरेटर ओवरलोडिंग को यूज़ करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है और हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग को समझने के लिए हम एक एग्जांपल प्रोग्राम भी देखने वाले हैं। और अगर आपने मेरी C++ प्रोग्रामिंग सीरीज़ से रिलेटेड प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल अमार। ऑपरेटर ओवरलोडिंग को समझने से पहले हम क्या करते हैं, ये देख लेते हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ये हमारे पास क्या है, कुछ बेसिक ऑपरेटर्स हैं जैसा कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। मैं क्या करता हूँ, एक छोटे से प्रोग्राम से आपको क्या करता हूँ, ऑपरेटर ओवरलोडिंग को समझाने की कोशिश करता हूँ। आई नो कि ये सिंपल प्रोग्राम है और सभी को इस प्रोग्राम का आइडिया होगा, बट हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम की मदद से ऑपरेटर ओवरलोडिंग को रिलेट करेंगे। मैंने क्या किया, यहाँ पे इंट टाइप के 3 वेरिएबल्स बनाए, ए, बी एंड सम। ए के अंदर मैंने क्या किया, 5 को असाइन करा दिया, बी के अंदर 10 को असाइन करा दिया। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे ए और बी की एडिशन कराई और सम हो जाने के बाद उसे हमने रखा दिया सम वाले वेरिएबल के अंदर। उसके बाद हमने क्या किया, सम को प्रिंट करा लिया। हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो कंपाइलर क्या करेगा, इस प्रोग्राम को चेक करेगा। कंपाइलर क्या है, कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे प्रोग्राम को चेक करता है कि ये प्रोग्राम ठीक लिखा हुआ है, इसमें कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं है। अगर कोई भी मिस्टेक होती है तो कंपाइलर क्या करता है, एरर थ्रो करता है। और अगर हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक होता है तो कंपाइलर क्या कराता है, हमें आउटपुट शो कराता है। तो कंपाइलर दरअसल क्या करता है कि हर चीज़ को चेक करता है। जैसे यहाँ पे मैंने INT लिखा तो कंपाइलर देखेगा कि ये क्या है। INT क्या है, एक डेटा टाइप है, तो कंपाइलर समझ जाएगा कि ये एक डेटा टाइप है, इंट यानी कि इंटीजर। ये जो वेरिएबल्स होंगे इंट टाइप के होंगे। तो कंपाइलर इन चीज़ों को क्यों समझता है, क्योंकि कंपाइलर के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं और कंपाइलर के अंदर काफ़ी सारी डेफिनेशंस भी लिखी हुई हैं। उन डेफिनेशंस एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखते हुए कंपाइलर क्या करता है, हमारे प्रोग्राम को चेक करता है। यहाँ पे कंपाइलर समझ जाएगा कि हम क्या करना चाहते हैं, इंट टाइप के 2 वेरिएबल्स की एडिशन करना चाहते हैं। क्यों, क्योंकि एडिशन की जो डेफिनेशन है वो कंपाइलर के अंदर लिखी हुई है। बट आप यहाँ पे देखें कि ये जो वेरिएबल्स हैं ये इंट टाइप के हैं। इंट क्या है, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है, बिल्ट इन डेटा टाइप है। इसी तरह हमारे पास और भी डेटा टाइप्स हैं जैसा कि इंट, फ्लोट, डबल, कैर। कंपाइलर इन डेटा टाइप्स को जानता है, इसलिए वो उनकी एडिशन को भी जानता है। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे एडिशन कराएगा और यहाँ पे सम होगा 5 + 10 15 और वो चला जाएगा सम के अंदर और हम सम को प्रिंट करा लेंगे। अब हम क्या करते हैं, इसी को देखते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक क्लास बनाई कैलकुलेटर। क्लास बना के दरअसल हम क्या करते हैं, एक नया डेटा टाइप बनाते हैं, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। ये डेटा टाइप बिल्ट इन नहीं है, कंपाइलर को इसका कुछ भी आइडिया नहीं है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक डेटा टाइप बनाया कैलकुलेटर। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे एक मेंबर वेरिएबल बनाया ए। उसके बाद यहाँ पे एक मेंबर फंक्शन बनाया गेट नंबर। और मेन के अंदर मैंने क्या किया, कैलकुलेटर टाइप के 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए, O1, O2 एंड सम। O1 की मदद से मैंने क्या किया, गेट नंबर फंक्शन को कॉल किया और 5 को एज एन आर्गुमेंट पास किया। तो यहाँ पे क्या होगा, गेट नंबर फंक्शन चलेगा। तो गेट नंबर फंक्शन में मैंने क्या किया, इस 5 को रिसीव किया x के अंदर और x को रखा दिया a के अंदर। ये a किसका है, O1 ऑब्जेक्ट का है, क्योंकि O1 ऑब्जेक्ट ने गेट नंबर फंक्शन को कॉल किया था। तो ये एक किसका है, O1 का है। तो O1 के a के अंदर 5 आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हमने किया O2 के साथ गेट नंबर को कॉल, तो यहाँ पे 10 एज एन आर्गूमेंट पास होगा और यहाँ पे x के अंदर वैल्यू आएगी 10, तो उसे हमने a के अंदर रखाया, तो O2 के a के अंदर आ जाएगा 10।
उसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, O1 और O2 को ऐड करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि 5 और 10 की एडिशन कराऊँ, बट यहाँ पे हमें एरर देखने को मिलेगा क्योंकि O1 और O2 क्या हैं, कैलकुलेटर टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं और कैलकुलेटर एक ऐसा डेटा टाइप है जिसे हमने बनाया है। तो कंपाइलर को पता नहीं चलेगा कि O1 और O2 को किस तरह से ऐड करना है, क्योंकि कंपाइलर के अंदर बिल्ट इन डेटा टाइप को ऐड करने वाली एडिशन का पता है, बट जो हम डेटा टाइप बनाएंगे उनके ऑब्जेक्ट्स को या वेरिएबल्स को ऐड करने की डेफिनेशन कंपाइलर के पास नहीं है। तो कंपाइलर यहाँ पे एरर थ्रो करेगा कि मैं नहीं जानता कि O1 और O2 को किस तरह से ऐड करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट्स को ऐड करने वाली डेफिनेशन खुद से लिखनी पड़ेगी। तो हमें खुद से प्लस की एक डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, O1 और O2 को ऐड करेंगे। मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि यहाँ पे A प्लस B को ऐड करने वाली डेफिनेशन कंपाइलर के अंदर लिखी हुई है, यानी कि प्लस की एक डेफिनेशन लिखी हुई है जो कि इंट, फ्लॉट और डबल वगैरह के लिए है, और एक डेफिनेशन यहाँ पे हम लिखने वाले हैं अपने ऑब्जेक्ट्स को ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि प्लस की दो डेफिनेशंस हो जाएंगी। फंक्शन ओवरलोडिंग वाले टॉपिक में हमने देखा था कि हम फंक्शंस की मुख्तलिफ डेफिनेशन बना सकते हैं, बट फंक्शंस के नेम सेम होंगे। सो फंक्शन के नेम सेम होंगे और उनकी डेफिनेशंस चेंज होंगी। फॉर एग्जांपल हम एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो एरिया के लिए हम क्या करेंगे कि एक फंक्शन बनाएंगे एरिया नाम से, और उसमें हम क्या करेंगे, सर्कल का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। उसी प्रोग्राम के अंदर अगर मैं रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, एक और एरिया नाम का फंक्शन लिखूंगा, लेकिन उसकी डेफिनेशन में मैं क्या करूंगा, रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करूंगा। इसी तरह अगर मैं चाहता हूं कि ट्राइएंगल का एरिया कैलकुलेट करूं तो उसके लिए भी मैं एरिया नाम का फंक्शन बनाऊंगा, बट उसकी डेफिनेशन में मैं क्या करूंगा, ट्राइएंगल का एरिया कैलकुलेट करूंगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 3 फंक्शंस बनाए, तीनों का नेम क्या है, एरिया, बट तीनों की डेफिनेशंस चेंज हैं। तो इसे हम कहते थे फंक्शन ओवरलोडिंग। यहाँ पे भी यही हो रहा है कि हमने 2 डेफिनेशंस लिखी, एक कंपाइलर के अंदर लिखी हुई है प्लस की डेफिनेशन जो कि इंट, फ्लॉट और डबल टाइप के वेरिएबल्स के लिए है, और एक हम खुद से यहाँ पे प्लस की डेफिनेशन लिखने वाले हैं जो कि ऑब्जेक्ट के लिए होगी, ठीक है, कैलकुलेटर टाइप के ऑब्जेक्ट के लिए होगी। तो यहाँ पे प्लस की 2 डेफिनेशंस होंगी। तो इसे भी हम क्या कहेंगे, ओवरलोडिंग कहेंगे। जिस तरह वहाँ पे हमारे पास फंक्शन ओवरलोडिंग थी, यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, ऑपरेटर ओवरलोडिंग होगी, क्योंकि प्लस क्या है, एक ऑपरेटर है, तो इसे हम कहेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग को हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग की कितनी टाइप्स हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग की 2 टाइप्स हैं, बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग में क्या होता है कि हमारे पास 2 ऑपरेंड होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने O1 और O2 को ऐड किया, तो O1 और O2 हमारे पास क्या है, 2 ऑपरेंड हैं और एक ही हमारे पास यहाँ पे ऑपरेटर है। तो 2 अगर ऑपरेंड हैं तो ये होगी बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग, और अगर एक ही ऑपरेंड होगा तो वो होगी यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो अब हम देख लेते हैं कि कौन से ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिन्हें हम ओवरलोड कर सकते हैं और कौन से ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिन्हें हम ओवरलोड नहीं कर सकते। इस फर्स्ट टेबल के अंदर जितने भी ऑपरेटर्स हैं हम उन्हें ओवरलोड कर सकते हैं, बट मेनली हम क्या करते हैं, कुछ ही ऑपरेटर्स को ओवरलोड करते हैं, जैसा कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। और इस लेक्चर के अंदर हम प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करने वाले हैं, बट अगर आप इसे अच्छे से समझ लेते हैं तो आप बाकी ऑपरेटर्स को भी ओवरलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो सेकंड टेबल है, इनमें ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिन्हें हम ओवरलोड नहीं कर सकते, जैसा कि डॉट एक ऑपरेटर है जिसे हम ओवरलोड नहीं कर सकते, इसे हम क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए यूज़ करते हैं। सेकंड ऑपरेटर हमारे पास है डॉट एंड स्टेरिक,
इसे हम आने वाली वीडियोस में देखने वाले हैं, क्योंकि फ़िलहाल आपको इस ऑपरेटर का आइडिया नहीं होगा। ये हमारे पास डबल कॉलन वाला जो है, इसे हम कहते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। ये हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर है और ये हमारे पास साइज ऑफ ऑपरेटर है। तो ये वो ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिन्हें हम ओवरलोड नहीं कर सकते। सो आप क्या करें, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें और हम चलते हैं DevC++ पे और बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग को देखते हैं प्रैक्टिकली। सो बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक बेसिक सा प्रोग्राम बनाया हुआ है। इसे देख के आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि इसे मैं काफ़ी डिटेल में समझाने वाला हूँ। इसमें मैंने बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग वाली कोडिंग नहीं की, क्योंकि वही हमारा मेन मुद्दा है जिसे हम डिटेल में देखने वाले हैं। सो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक कैलकुलेटर टाइप की क्लास बनाई। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे दो मेंबर वेरिएबल्स बनाए A एंड B, जिन्हें यहाँ पे मैंने प्राइवेट रखा हुआ है। और मैंने क्या किया, यहाँ पे दो फंक्शंस बनाए, सेट नंबर एंड शो नंबर, जो कि पब्लिक टाइप के हैं। उसके बाद मेन के अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पे कैलकुलेटर टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाया C1, और C1 की मदद से हमने यहाँ पे कॉल किया सेट नंबर को, जिसके अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे 5 एंड 10 को पास किया। यहाँ पे x एंड y के अंदर हमने क्या किया, 5 एंड 10 को रिसीव किया। x की जो वैल्यू थी उसे मैंने रखा दिया a के अंदर और y की वैल्यू को मैंने रखा दिया b के अंदर। ये a और b किसके हैं, C1 के हैं, क्योंकि C1 ने सेट नंबर फंक्शन को कॉल किया था। सो C1 के a के अंदर और C1 के b के अंदर वैल्यूज आ चुकी हैं 5 एंड 10। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे C1 की मदद से कॉल किया शो नंबर फंक्शन को। सो यहाँ पे क्या होगा, शो नंबर फंक्शन कॉल होगा। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे A की वैल्यू को प्रिंट कराया और B की वैल्यू को प्रिंट कराया। तो ये A और B किसके होंगे, C1 के होंगे। C1 के अंदर ऑलरेडी हम 5 एंड 10 रखा चुके हैं सेट नंबर फंक्शन की मदद से। तो यहाँ पे क्या होगा, A की वैल्यू प्रिंट होगी 5 और B की वैल्यू प्रिंट होगी 10। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसे कंपाइल एंड रन करके भी आपको दिखा देता हूँ। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि A के अंदर हमारे पास है 5 और B के अंदर हमारे पास है 10। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस स्टेटमेंट को इरेज करता हूँ और हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं C2 के नाम से। और मैं क्या करता हूँ कि इस स्टेटमेंट को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सो हम क्या करेंगे, C2 की मदद से सेट नंबर फंक्शन को कॉल करेंगे और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 15 पास करता हूँ और यहाँ पे मैं पास करता हूँ 20। तो अब क्या होगा कि C2 के A के अंदर 15 आ जाएगा और C2 के B के अंदर 20 आ जाएगा, क्योंकि C2 की मदद से भी हम क्या कर रहे हैं, सेट नंबर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो C2 के A के अंदर 15 और B के अंदर 20 आ जाएगा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ C3 के नाम से। हम क्या करेंगे, C1 को ऐड करेंगे C2 के अंदर और इसकी एडिशन को रखाएंगे C3 के अंदर। तो मैं ये चाहता हूँ कि C1 का जो A है उसे मैं ऐड करूँ C2 के A के साथ और C1 का जो B है उसे मैं ऐड करूँ C2 के B के साथ। मैं चाहता हूँ कि 5 और 15 ऐड हों तो A के अंदर है 20 और 10 और 20 ऐड हों तो B के अंदर है 30 और उसे हम रखा दें C3 के अंदर। मतलब C3 के A के अंदर 20 और B के अंदर 30 होना चाहिए। सो चाहता तो मैं ऐसे ही हूँ कि C1 को ऐड कर दूँ C2 के साथ, बट यहाँ पे हमें एक एरर देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपाइलर यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप को ऐड करने वाली कोडिंग को नहीं जानता, इसीलिए यहाँ पे हमें एक एरर देखने को मिलेगा। सो अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँ, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें एक एरर देखने को मिल रहा है। मैं क्या करता हूँ, इसे थोड़ा सा जूम करता हूँ। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपाइलर हमें यहाँ पे शो करा रहा है नो मैच फॉर ऑपरेटर प्लस ऑपरेंड टाइप्स आर कैलकुलेटर एंड कैलकुलेटर।
तो कंपाइलर यहाँ पे कह रहा है कि ऑपरेंड की जो टाइप है वो क्या है, कैलकुलेटर है, और दूसरा जो ऑपरेंड है उसकी टाइप भी कैलकुलेटर है। तो कंपाइलर कैलकुलेटर टाइप के ऑब्जेक्ट्स को ऐड करने वाली डेफिनेशन नहीं जानता, इसलिए यहाँ पे हमें ये एरर देखने को मिल रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट्स को ऐड करने वाली डेफिनेशन खुद से लिखनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और इसे हम क्या करते हैं, यहाँ से कमेंट कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये करता हूँ कि एक फंक्शन की मदद से इन्हें ऐड करवाता हूँ, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे ऑपरेटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे C1 की मदद से कॉल कराता हूँ एक फंक्शन को, ऐड फंक्शन को, और उसमें C2 को एज एन आर्गुमेंट पास करता हूँ। सो मैंने क्या किया, C1 की मदद से ऐड फंक्शन को कॉल किया और C2 को एज एन आर्गुमेंट पास किया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा ऐड नाम से, क्योंकि यहाँ पे हमने C2 को एज एन आर्गुमेंट पास किया। C2 क्या है, कैलकुलेटर टाइप का एक ऑब्जेक्ट है। तो इसे रिसीव करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेटर टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कैलकुलेटर टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ C। सो C2 की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी C के अंदर, और C1 की मदद से हमने ऐड फंक्शन को कॉल किया, C2 को एज एन आर्गुमेंट पास किया। सो जो भी ऐड फंक्शन रिटर्न करेगा उसे हम रखाएंगे C3 के अंदर। C3 क्या है, कैलकुलेटर टाइप का है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन का जो रिटर्न टाइप होगा वो भी क्या होगा, कैलकुलेटर होगा। तो यहाँ पे एज ए रिटर्न टाइप मैं लिखता हूँ कैलकुलेटर। तो उसके बाद क्या करते हैं, हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, कोडिंग लिखते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि C1 के A को ऐड करूँ C2 के A के साथ। सो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि C1 का जो A है उसे मैं ऐड करूँ C2 के A के साथ। चाहता तो मैं ऐसे ही हूँ, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि C2 को हमने यहाँ से पास किया था और रिसीव किया था C के अंदर। सो C2 की वैल्यू C के अंदर आ चुकी है, तो यहाँ पे C2 की बजाय मैं लिखूँगा C। सो अगर यहाँ पे मैं C.A लिखूँगा तो उसका मतलब होगा कि C2 का A। अब हम देख लेते हैं कि C1 के A को हम किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। सो यहाँ पे C1 ने ऐड फंक्शन को कॉल किया था। मैं प्रीवियस वीडियोस में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कॉलर ऑब्जेक्ट अपने मेंबर को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। अगर हम यहाँ पे सिंपल A लिखेंगे तो वो किसका A होगा, C1 का A होगा, क्योंकि C1 ने ऐड फंक्शन को कॉल किया था। तो यहाँ पे हमने C1 के A को ऐड किया C2 के A के साथ। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हम यहाँ पे, जिसके अंदर हम सम रखेंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो टेम्परेरी ऑब्जेक्ट है इसके A के अंदर रखा देता हूँ C1 के A और C2 के A की एडिशन। तो C1 का A और C2 का A ऐड होगा और उसे हमने रखा दिया है टेम्प के A के अंदर। इसी तरह मैं क्या करता हूँ कि टेम्प के B के अंदर रखा देता हूँ C1 का B प्लस C2 का B। सो टेम्प के A के अंदर C1 और C2 के A की एडिशन आ चुकी है और टेम्प के B के अंदर C1 और C2 के B की एडिशन आ चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ कि टेम्प को रिटर्न करा देता हूँ। तो टेम्प को मैंने यहाँ से रिटर्न किया, तो जो भी वैल्यू यहाँ से रिटर्न होती है वो कहाँ पे आती है, जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था। तो यहाँ पे टेम्प आ जाएगा और वो चला जाएगा C3 के अंदर। सो C3 के अंदर क्या आ जाएगा, C1 और C2 की एडिशन आ जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, C3 को प्रिंट कराता हूँ। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ C3 डॉट शो नंबर।
क्या होगा, C3 की मदद से हमने शो नंबर फंक्शन को कॉल किया, तो C3 का A और C3 का B यहाँ पे प्रिंट होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसे कंपाइल एंड रन करके आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि A की वैल्यू क्या है, हमारे पास 20 है और B की वैल्यू क्या है, 30 है। और हम भी यही चाहते थे कि जो C1 का A है और C2 का A है ये आपस में ऐड हों, 5 + 15 हो जाए 20, और C1 और C2 का जो B है वो आपस में ऐड हों और यहाँ पे हमें मिले 30। इस तरह आप देख सकते हैं कि हमने C1 और C2 को ऐड करा लिया, बट हम तो चाहते थे कि हम इस तरह से ऐड करें। तो अब हम क्या करते हैं, इसी को कन्वर्ट करते हैं इसमें। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और इसे हम क्या करते हैं, यहाँ से कमेंट कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास फंक्शन का नाम क्या था, ऐड। फंक्शन का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे फंक्शन का नाम ऐड नंबर भी रख सकता हूँ। यहाँ पे भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, ऐड नंबर। और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे फंक्शन का नाम प्लस भी रख सकता हूँ, और यहाँ पे मैं फंक्शन का नाम प्लस लिखूँगा। बट हम चाहते हैं कि ये वाला प्लस हम फंक्शन का नाम रखें। तो अगर यहाँ पे मैं लिखूँगा प्लस, तो यहाँ पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, फंक्शन का नेम रखना पड़ेगा प्लस। बट आपको वेरिएबल और फंक्शन वाले टॉपिक में मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया था कि वेरिएबल और फंक्शन का नाम ऑपरेटर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे प्लस एक ऑपरेटर है, तो ये वेरिएबल या फिर फंक्शन का नाम नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम प्लस नहीं लिख सकते। C++ वालों ने हमें कहा कि अगर आप फंक्शन का नाम ऑपरेटर रखना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ऑपरेटर से पहले कीवर्ड लगाना पड़ेगा, ऑपरेटर। तो अगर मैं ऐसे लिखूंगा ऑपरेटर, तो इस तरह मैं क्या कर सकता हूं, फंक्शन का नाम रख सकता हूं। अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूंगा तो सेम ही आउटपुट हमें देखने को मिलेगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेम ही आउटपुट हमें शो हो रही है, A में 20 और B में 30 शो हो रहा है। बट हम चाहते थे कि हम ऑपरेटर को इस तरह से लिखें। C++ वालों ने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ पे ऑपरेटर कीवर्ड ना लगाएं तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डॉट भी नहीं लिखना पड़ेगा। मतलब अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं ऑपरेटर ना लिखूँ तो यहाँ पे मुझे डॉट लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसे क्या करता हूँ, यहाँ से इरेज कर देता हूँ। तो इस तरह भी हम लिख सकते हैं। तो इस तरह अगर हम लिख सकते हैं तो यहाँ पे अगर मैं पैरेंथेसिस को हटा दूंगा तो तब भी चलेगा। बट इसको रीड करने का जो तरीका है वो यही है कि आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह रीड करेंगे कि C1 ने ऐड फंक्शन को कॉल किया, यानी कि C1 ने प्लस फंक्शन को कॉल किया और C2 उसमें एज एन आर्गुमेंट पास हुआ। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्योंकि डॉट ऑपरेटर था नहीं जिसकी वजह से हम ऑपरेटर को कैंसिल करते, तो यहाँ पे आपको ऑपरेटर लिखना ही पड़ेगा। तो आपने यहाँ पे लिखना है ऑपरेटर और उसके बाद आपने ऑपरेटर लगाना है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन जो भी आपका ऑपरेटर होगा। आपने इसको इसी तरह रीड करना है कि C1 ने प्लस को कॉल किया और C2 उसमें एज एन आर्गुमेंट पास हुआ। इसीलिए तो हमने यहाँ पे C2 को रिसीव किया हुआ है कैलकुलेटर टाइप के एक ऑब्जेक्ट के अंदर। इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं। C++ प्रोग्रामिंग सीरीज से रिलेटेड और भी बहुत सी वीडियोस आने वाली हैं। आप क्या करें, मेरी C++ ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स वाली प्लेलिस्ट को यहाँ से एक्सेस करें। इसके अंदर आपको तमाम वीडियोस सीक्वेंस में देखने को मिलेंगी। और अगर आप जस्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप मेरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++ वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप C++ से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को देखना चाहते हैं तो आप मेरी C++ एग्जाम्पल प्रोग्राम वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने तमाम टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को कवर किया हुआ है।
सो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।